बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को अपने जीवन में आत्मसात कर मानव निर्माण के लिए सतत प्रयत्नशील और अपने कर्तव्यों के पथ पर चलने वाले सभी छात्र युवा साथियों, हमारी छोटी छोटी बेटियां बहनें, आगे में बैठे सभी सम्मानित नेता, विभिन्न जगहों से आए क्रांतिकारी और अलग अलग सामाजिक परिवेश और परिस्थितियों में जिनकी भूमिका लंबे समय से रही है, वो मंच पे भी हैं, मंच के नीचे भी हैं, जो अच्छे प्लेटफॉर्म से समाज की बात उठाते रहते हैं। मैं उन सब का और विशेष तौर पर छात्र नायक संदीप पासवान जी, नीतीश कुमार पासवान जी, मंच संचालन सहयोगी साथी राजेंद्र बाबू, लाल बाबू पासवान पूर्व छात्र अध्यक्ष जी, अमर साहब, पंटू जी, ज्योति बाबू जो चुनाव भी लड़े भीम आर्मी से, वो पीछे बैठे हैं, अन्य सभी हमारे नेता, देश के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पहले उन्हीं को बोलना था लेकिन मेरे बोलने के बाद जरूर वो 2 मिनट बोल लें। माननीय पूर्व विधायक जगदीश बाबू, दिनेश बाबू, हमारे अध्यक्ष जी, और मेरे साथ है नीचे ऊपर बैठे सभी सम्मानित साथियों, छात्र अध्यक्ष जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष जी, और अजय जी, जज्बात से भरे साथियों। देखिए, मैं 2-3 बात कहना चाहूंगा, तब तक इतिहास को आप लोग पढ़ते रहिएगा। इतिहास पढ़ने के लिए नहीं हुआ है, इतिहास को आत्मसात करने के लिए हुआ है और एक नए इतिहास को बनाने के लिए जीवन में आया है। हमारी भूमिका क्या है और हम क्यों आए हैं, इसको समझने की जरूरत है। मैं बार बार कहता हूं, हमेशा से बाबा साहब अम्बेडकर, या मैं 2-3 बात मेरी थोड़ी सी आपको आपके दिल को झकझोरेगा। हम यदि बाबा साहब अम्बेडकर को तत्काल उनके विचारों का जो संग्रह हुआ है दुनिया से, जो संविधान के रूप में मेरे लिए गीता भी है, रामायण भी है, बाइबल भी है, कुरान भी है, एक ग्रंथ है जो मानव जीवन के निर्माण के खूबसूरत रचनाओं को सजाता है। राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू जस्टिस, राइट टू इकोनॉमी, हम अर्थ युग में हैं और हमको अर्थ युग पर सबसे पहले बात करनी चाहिए। हम 1000 साल पुरानी बातें हमारे नेता लोग मंच पे करते रहते हैं। हमको कभी कभी आश्चर्य लगता है कि यूरोप में 200 साल पहले गोरे काले के सवाल पर एक बड़ा वैचारिक लड़ाई थी, लेकिन जब वो लड़ाई, विचारों की लड़ाई जब समाप्त हुई, अब्राहम लिंकन से लेकर बराक ओबामा तक, जब यूरोप की प्रथम डेमोक्रेसी जो दुनिया की थी, जिन्होंने एक वैचारिक दिशा दिया, उसके बाद उस संदर्भ में फिर कभी उस दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में उस बात की चर्चा नहीं हुई। लेकिन हम जब भी किसी मंच पे जाते हैं तो हम लोग के नेता बात शुरू करते हैं मनोवाद से, ब्राह्मणवाद से, जातिवाद से। मुझको समझ में नहीं आती है 2-3 बातें कि मनुवाद और वंशवाद था क्या, या ब्राह्मणवाद था क्या। ये हम सिर्फ पेरियार साहब या अन्य सामाजिक संघर्ष करने वाले जिनका भी नाम लिया जाता है मंचों पर एक से एक,
सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले जी जो ज्ञान विज्ञान के युग में एक नई शुरुआत की रचना रची थी, और अब हम ज्ञान विज्ञान के संदर्भ में है नेताजी लोग। जो नेता यहाँ छोड़ दीजिए ना, अभी थोड़ी देर आप लोग इन लोगों को बोलिए ना थोड़ा देर यहाँ छोड़, थोड़ा देर रुक जाएगा। जो नेता लोग यहाँ पर आकर के कभी कुरान को गाली देते हैं, कभी रामायण को गाली देते हैं, और कभी 10% को दलाल कहते हैं, और इसी से अपनी भूमिका को तमाम समाप्त कर लेते हैं। हमें आप एक बात बताइए, इस देश में भगवान बिरसा मुंडा या बुद्ध या वाल्मीकि जी या संत रविदास जी या भगवान चौरमल जी या क्रांतिवीर मानववीर लोरिक जी, सलेश जी, ये सारे युग दृष्टा के रूप में समय समय पर आए और मानव जाति के सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक निर्माण के लिए आवाज और संघर्ष करते रहे। आज हम सबकी सबसे बड़ी भूमिका क्या है? आर्थिक आजादी, सामाजिक आजादी, राजनीतिक आजादी क्या है? हम आपसे जानना चाहते हैं। चर्चा यदि आप करते हैं, जिन लालू जी, नीतीश जी, जिनकी चर्चा हमारे नेता जो लोग कर रहे थे, काशीराम जी की चर्चा करिएगा तो वह समझ में आएगा। लेकिन बाबू जगजीवन राम जी, जो लोग सत्ता में रहे, मायावती जी, हम शुरू यहीं से करते हैं, या रामविलास जी, या लालू यादव जी, या जो किंग मेकर हुआ करते थे, देवगौड़ा गुजराल को भी पीएम बनाए, जो खुद 10 साल मिनिस्ट्री में रहे, नीतीश कुमार जी मिनिस्ट्री में रहे, बैठ जाइए लगो, सारे लोग मिनिस्ट्री में रहे। उन लोगों को किसने यह रोका था समाज परिवर्तन करने की भूमिका में कि आप एक प्रयास न करिए? जो बात कॉलेजियम की या जो बात हमारे नेता आज निजी क्षेत्र में आरक्षण की करते हैं, तो मैं मायावती जी से शुरू करूंगा। उन्होंने 3 से 4% निजी क्षेत्र में आरक्षण देने की वकालत मात्र की, जब संपूर्ण सरकार मायावती जी की थी और निडर थे वो। और निजी क्षेत्र में आरक्षण दलितों को और कमजोर तबके के, अत्यंत पिछड़े, गरीब, जो आर्थिक रूप से, सामाजिक, राजनीतिक रूप से काफी गरीब है, यह कलम उनको रोक चलाने से किसने रोका? जिसके बदौलत उन लोगों की सरकार थी उसी ने रोका हो, या जिनके माध्यम से वो सरकार में बैठे उसी ने रोका हो। लालू यादव जी 15 साल चीफ मिनिस्टर रहे, प्रवक्ता जी, और 20 साल नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर रहे, और आप गंगा के घाट पर बैठे रह गए। किसने रोका लालू यादव जी को जाति जनगणना करने से? किसने रोका नीतीश कुमार को पहले जाति जनगणना करने से? किसने रोका दलितों के? आप हमको एक बात बता दो, दलितों की इज्जत कौन करता है? कोई जादव करता है क्या? आप जो राजपूत भूमिहार बावन को गड़ियाते हो, कोई कुर्मी करता है क्या? कोई कोड़ी करता है क्या? आप करते हो क्या? तो कर लो ना पासवान में राम में बेटी की शादी। मंच पर जो भाषण देते हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सत्ता का चरित्र शोषण कर रहा है, और सबसे ज्यादा, इस ताली मत बजाइएगा मेरे स्पीच में, सबसे ज्यादा, भैया मोबाइल बंद करिए मंच से, क्या करते हैं आप लोग? मैं इसीलिए आपके मंच पर नहीं रहना चाहता। सबसे ज्यादा इस दुनिया में ब्राह्मण कब शासक में रहा भाई?
पेशवा शासक को और सूर्यवंशम को छोड़ दीजिए तो सबसे ज्यादा शासन में तो दुनिया में राजाओं के रूप में यदुवंशी हरिवंशी रही, मौर्य वंश रहा है, अत्यंत पिछड़ा। ये जिसको आप गाली देते हो, ये माधवराव सिंधिया का खानदान जो दुनिया में सबसे बड़े महाराजा रहे, वो तो अत्यंत पिछड़ी जाति से आता है। और जिस कृष्ण को आप जादव कहते हो, सबसे बड़े शासन में तो हो रहे हैं। छत्री तो यादव के बाद आया है, तो शोषण का कैरेक्टर किसका था? हम नहीं जाएंगे आर्ज और अनार्ज के बीच अभी। यदि मैं सिर्फ राजा महाराजाओं और जमींदारों की बात करूं, हाँ ये बात अलग है कि ब्राह्मण जिसका भी शासन रहा, ब्राह्मण उसमें मंत्रिमंडल में रहा। ब्राह्मण मतलब लगातार जिसको चाहना कि आप जो चीज खाते हो, तो सत्ता में जो भी रहता है उसका कैरेक्टर शोषण का होता है। इसको आप पहले मान लीजिए। दूसरी बात, आप जो कहते हैं कि अंग्रेजों से मुगल से समझौता किया, 4 राजाओं को नाम छोड़ दीजिए, तो कौन ऐसा राजा है जिसने 700 साल यदि मुगल रहे तो समझौता तो सबने किया ना हो, और 300 साल अंग्रेज रहे तो समझौता सबने किया ना। किसने कहा था पप्पू यादव के बाप दादे को उस मुगल के खिलाफ नहीं लड़ने? क्यों? अपने राजनीतिक सत्ता और अपनी संपत्ति को बचाने के लिए उन्होंने समझौता किया, और अंग्रेजों से भी समझौता किया। लड़ने का कैरेक्टर भारत का क्यों नहीं रहा? पहले भी हम लड़ने के कैरेक्टर में नहीं रहे, और जब राजनीतिक आजादी मिली हमको, आर्थिक आजादी नहीं। सुभाष चंद्र बोस कहते थे आर्थिक आजादी के बाद ही यदि आप अंतिम व्यक्ति की आजादी चाहते हैं तो इकोनॉमिकल फ्रीडम की बात करिए। कोई भी दुनिया का सबसे सुंदर राजा अपने प्रजा पर कभी भी बोझ नहीं बनता है।